नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम RACL गियर टेक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करती है, उनमें टेक्नोलॉजिकल क्या एज है, इसमें कौन कौन से उनके क्लाइंट्स है, क्या क्या कॉम्पिटिशन है, ये सब के बारे में ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। शांतनु मेरे साथ है आज। मैंने और शांतनु ने आपके साथ प्रीकॉल हो गया या शिवालिक बायोमेटल जैसे जो स्टॉक्स है उनके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये वीडियोस यदि आपने अब तक देखे नहीं होंगे तो जरूर आप ये वीडियोस को देख सकते हो। और वैल्यू एजुकेटर के यूट्यूब चैनल में मैंने काफ़ी ऐसे ही डिटेल अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, स्मॉल माइक्रो कैप या जो मिड कैप स्टॉक्स है इनके बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो क्रिएट किए हैं जो आप देख सकते हो। तो पहले हम ये वीडियो में RACL की हिस्ट्री से शुरू करेंगे। ये कंपनी जो है वो कैसे शुरू हुई थी और इनिशियली उनको कैसे चैलेंजेस फेस हुए थे एंड उसके बाद में उनका जर्नी कैसे रहा। Yes. So RACL manufactures mechanical components for automotives and this majorly goes into the luxury segment. So let's understand the history first. So company जो है वो 1989 में commenced हुई थी and तब they were focusing on the aftermarket segment and it was a joint venture between Bharat Gears and Pickup. So Bharat Gear is an Ronak Group enterprise and जो Pickup है that is a UP enterprise that assists in finance and provide other assistance to the businesses. So as I said, so company was focusing on the aftermarket business after 1989. But in 1999 जो aftermarket business था वो इतना marketable नहीं था and company को थोड़े losses face हुए and company bankruptcy के वर्ष पे भी आ गया था. And at that time Pickup came into help. And after 2002 the company was restructured, management को change किया गया and जो company का focus था वो export की तरफ shift किया गया. So they realized that जो after market है that is not enough profitable for them. Right. So exports का business उन्होंने focus किया and they started developing few products. And after 2004 you will see company को काफी सारे new customers मिले, उनके existing customers से उनको new orders मिले हैं. एंड इन 2023 we will see कि उनके कितने सारे क्लाइंट्स हैं। तो यदि आप देखो तो कंपनी ने काफी अच्छे से उनका जो बिजनेस है वो टर्न अराउंड किया था 20 इयर्स पहले एंड उनके करंटली जो एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यूज है वो लगभग 70% के रेवेन्यूज उनको सिर्फ एक्सपोर्ट से आते हैं एंड इसमें उनके काफी नीश कस्टमर्स है। और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनके जो मेजर रेवेन्यूज है वो यूरोप से ही आते हैं एंड करंटली यूरोप में जो डिसरप्शन चल रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी कॉस्ट या जो भी यहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है या रिसेशन आया है, एक्चुअल में RACL इज गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट बिकॉज वहां पे जो उनके लोकल सप्लायर्स है या जो लोकल मैन्युफैक्चरर है दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस और इसके वजह से जो डिमांड शिफ्ट हो रहा है उसके वजह से RACL को काफी बेनिफिट मिला है। इसके बारे में काफी जो डिटेल्स है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो कंपनी है वो कम्प्लीटली टर्न अराउंड हुआ है। इनिशियली वो बैंक्रप्सी के स्टेज में चला गया था एंड राइट नाउ यदि आप उनके मार्जिन देखोगे तो 23 to 24% या 25% के मार्जिन ये कंपनी आप देखो तो वो बना रही है। और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में यदि कोई भी कंपनी 20% से ज्यादा मार्जिन कमाती है दैट मीन्स वहां पर कुछ नीश है एंड जो कॉम्पिटिशन है वो प्रोबेबली कम हो सकता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है ऑटो एंसिलरी में वो एक तो सिंगल डिजिट मार्जिन करते हैं या प्रोबेबली 11, 12 एट द मैक्स 12, 13, 15% तक कर सकते हैं। बट 20 to 25% तक के जो मार्जिन है इट इज वेरी रेयर इन द ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है जिसके वजह से उनको ये मार्जिन मिल रहे हैं और कंपनी का कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे फोकस है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स से उनसे मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं और कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी न्यूली एंटर कर रही है। So let's talk about the products. So कंपनी के अराउंड 500 प्लस प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स में these are gears, shafts, sub assemblies, chassis and suspension parts and few EV components. So if we talk about the gears, company manufactures multiple gears like transmission gears, timing gears, reduction gears, then ring gears. So company की जो core competency है वो transmission gears में एंड ये जो gears है ये gear box में फिट होते हैं एंड here you will see the exact video of how transmission gear works. एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो different parts है वो कहाँ यूज होते हैं. Now let's talk about the geographical mix of the company. So at Mr. Shashank said कि 70% उनको जो revenues है that comes from the export and that too more from the Austria. So कंपनी की जो एक subsidiary that is also based in Austria and also to add the Europe वाला disruption. सो कंपनी को चाइना +1 से काफी बेनिफिट हुआ है। ऑल्सो यू विल सी पेंडेमिक के बाद से जो चाइना की रेपुटेशन है वो काफी डिटोरिएट हुई है एंड उसकी वजह से काफी सारे कंपनीज एक अल्टरनेट कंट्री का ढूंढ रही है एंड इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर चाइना।
राइट, सो अनदर थिंग इज लाइक राइट नाउ मेजरली जो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस भी यदि आप देखोगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग के टुवर्ड्स काफी ज्यादा है। पीएलआई स्कीम आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन जो पैंडेमिक के समय में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और करंटली काफी अलग अलग सेक्टर्स को पीएलआई जो स्कीम है वो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। और मुझे पर्सनली लगता है कि जो आने वाला डिकेड होगा इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड डिकेड, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज करंटली क्रिएट हुई है। रिसेंटली यदि आप देखो तो मोदी जी ने भी यूएस में विजिट किया था। सो आई थिंक मोस्टली जो ग्लोबल कंट्रीज है उनका एक बेस बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है इंडिया, और इसमें गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली नर्चरिंग दिस इकोसिस्टम। सो जो 20 इयर्स पहले आईटी इंडस्ट्री में हुआ था, प्रोबेबली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इट कैन हैपन इन नेक्स्ट 10 to 15 20 इयर्स। वी हैव टू सी कि यहाँ पे स्केल अप कैसे होता है या गवर्नमेंट कैसे पुश करती है। करंटली तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम जैसे पीएलआई स्कीम हो गई या अलग अलग एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रही है चाइना के अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प एंड इट विल क्रिएट अ इनिशियल पुश फॉर द कंपनीज लाइक आरएसीएल या जो भी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इट मे बी ऑटो एंसिलरी केमिकल्स या फार्मा, अलग अलग सेक्टर्स हो सकते हैं, बट आई थिंक इट कैन बी अ कॉमन थीम फॉर नेक्स्ट 10 to 15 या 20 ईयर्स के लिए। So now if you look at the vehicle mix, इनको majority of the revenue जो कि 44% comes from the two wheeler, and also if you look जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है यहाँ पे उनको सिर्फ 14% ऑफ द रेवेन्यू आता है, बट ऑल्सो वी शुड ऑल्सो नो दैट कि जो 2021 में उनका रेवेन्यू था पैसेंजर व्हीकल से दैट वाज निग्लिजिबल, एंड कंपनी का 2024 का टारगेट है कि वो इस रेवेन्यू को 9% पे लेके जाएंगे, एंड इन द कमिंग 2 to 3 years दिस पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट विल बी अराउंड 15%. सो ऑल्सो इफ यू लुक जो ईवी सेगमेंट है वो भी काफी मिनिमल है, दैट इज अराउंड 3%. ऑल्सो वील हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस डायनामिक्स कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ फिट होते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो जो कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स है दैट आर मेजरली यूज्ड इन हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स, दैट मीन्स वहां पे उनकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर परफॉर्मेंस एंड फॉर द नॉइज. सो उनको वहां पे कंसर्न ये नहीं है कि व्हीकल का फ्यूल एफिशिएंसी कितना है. ऑल्सो जो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है वी आर नॉट सीविंग एनी ईवी ट्रांजिशन हैपनिंग इमीडिएटली देयर, बिकॉज उसके लिए हर जगह पे हाईवेज पे काफी सारा ईवी का चार्जिंग स्टेशंस लगेगा. एंड ऑल्सो ट्रैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो जो ट्रैक्टर्स है दैट आर लाइट वेट व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक के बने. सो यू विल सी इंडिया में एस्कॉर्ट्स है, सोनालिका है, दे हैव मैन्युफैक्चर्ड देयर ईवी ट्रैक्टर्स बट दे आर एक्सपोर्टिंग इट, दे आर नॉट सेलिंग इट इन इंडिया बिकॉज इंडिया में हाई हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स की डिमांड है. राइट, तो यहाँ पे एक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड शांतनु, जो आप टू व्हीलर्स के बारे में बता रहे थे, तो यदि आप देखोगे तो इफ यू आर राइडिंग द BMW या KTM जैसी जो हाई स्पीड या हाई टॉर्क बाइक्स है या हाई BHP बाइक्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन होना वुड टेक लॉन्ग लॉन्ग टाइम, क्योंकि करंटली जो कंज्यूमर बेस्ड है या जो राइडर्स बेस है दे नीड दैट स्पीड या दे नीड दैट पर्टिकुलर BHP और टॉर्क, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल मोटर. इसीलिए आप देखोगे तो दे आर नॉट मच कॉन्शियस ऑन द फ्यूल इकोनॉमी या दे आर नॉट कॉन्शियस मच ऑन द प्राइसिंग. दे वांट दैट राइड कंफर्ट या दे वांट दैट एक्सपीरियंस. और यदि आप देखो तो RACL के KTM और BMW दोनों ही कस्टमर्स है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांजिशन होना विल टेक सम टाइम, प्रोबेबली नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स भी जा सकते हैं, बिकॉज ये हाई सीसी बाइक्स होती है. BMW की यदि आप बाइक्स देखोगे तो दे स्टार्ट फ्रॉम 300 cc एंड गोज अप टू 1200 cc. सेम इज द केस विद KTM. और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके जो टू व्हीलर्स के सेगमेंट है या उनके जो टू व्हीलर्स के क्लाइंट है इसमें इमीडिएट डिसरप्शन आना मे बी डिफिकल्ट. यस, सो ऑल्सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि जो ईवी है एंड IC है उसमें पार्ट्स में डिफरेंस क्या होता है. आफ्टर ऑल दीज आर द मैकेनिकल पार्ट्स. सो इसमें जो ईवी होता है इसमें हाई प्रिसिशन रिक्वायर्ड है एंड इसमें नॉइज को रिड्यूस किया जाता है. सो उसके लिए जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी लगती है, एंड द आइसिंग ऑन द केक इज कि RACL के उसमें वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इक्विप्ड है. सो दिस विल हेल्प कंपनी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ड्यू टू द EV ट्रांजिशन. उसके बाद में अभी हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है. यहाँ पर आप अलग अलग फोटोज देख सकते हो, उनके अलग अलग जो मशीन्स है. Shantanu, you can discuss some more details about their different technologies which the company has adopted or which they have developed over the period of time. Yes. So जो टेक्नोलॉजी है कंपनी ने काफी सारी जो मशीनरी है वो यूरोप एंड जापान से इंपोर्ट किया है, दैट इज यूज फॉर गियर हॉबिंग एंड कटिंग पर्पस. सो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज मोस्टली यूज फॉर द कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट, नॉट बिकॉज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट द फर्स्ट स्टेज. सो कंपनी जो टेक्नोलॉजी का कैपेक्स करती है दैट इज आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर टू हैव मोर विजिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यूज.
सो कंपनी ने काफी सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, जैसे कि फोर्जिंग कंपनी करंटली 50% करता है, 50% आउटसोर्स करता है, एंड उसी की वजह से उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उन्होंने उनको न्यू ऑर्डर दिया, दैट इज अबाउट द योक फोर्जिंग. सो दिस इज कम्प्लीटली न्यू डिविजन फॉर द कंपनी, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ रॉ मटेरियल प्रोसेस दैट इज बिकमिंग अ प्रोडक्ट फॉर द कंपनी. एंड कंपनी काफी सारा एनर्जी कंजम्पशन पे फोकस करता है, जो टेक्नोलॉजीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज मोर फोकस्ड ऑन द एनर्जी कंजम्पशन, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे काफी सारा एनर्जी एंड ऑयल यूज होता है. राइट राइट एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि यहाँ पर एक उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज एनर्जी की जो कॉस्ट है वो यूरोप में काफी स्पाइक अप हो चुकी है, एंड उसके कंपैरिजन में इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो एनर्जी की कॉस्ट है वो काफी स्टेबल है. इसीलिए प्रोबेबली उनके बाकी जो कस्टमर्स है वो भी स्लोली इंडिया में या आरएसएल जैसे जो उनके वेंडर्स है या सप्लायर्स है उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनको आप देखोगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स भी आए हैं. यदि आप रेवेन्यूज में भी देखोगे कंपेयर टू FY22 तो रेवेन्यूज कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किए हैं, एंड प्रोबेबली इट कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years. ऐसा गाइडेंस भी आप देखो तो मैनेजमेंट ने दिया है. Yes. So also if you look at the clients of the कंपनी के काफी सारे रेपुटेड क्लाइंट्स हैं, जैसे कि BMW, KTM, Kubota, Escorts. एंड ये जो क्लाइंट है काफी स्टिकी है, बिकॉज जो क्लाइंट ऑनबोर्ड होते हैं उसके लिए कंपनी को अराउंड 18 months to 36 months इन्वेस्ट करना पड़ता है टू डेवलप द प्रोडक्ट, टू पास द अप्रूवल स्टेज, टू पास द टेस्टिंग स्टेज. एंड ऑल्सो जो कंपनी का क्लाइंट्स है वो कभी उनको छोड़े नहीं है बिकॉज ऑफ दिस टाइम, एंड क्लाइंट को भी डिपेंडेंसी होती है कंपनी पे, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स है दैट गोज इनटू स्पेसिफिक मॉडल्स. सो कंपनी को एक सप्लायर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बिकॉज इट कैन नॉट स्विच टू द अदर सप्लायर इमीडिएटली. एंड ऑल्सो कंपनी का सिंगल क्लाइंट का डिपेंडेंसी लेस देन 20% है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक देयर आर Tier 1 एंड Tier 2 सप्लायर्स. सो विल अंडरस्टैंड कि Tier 1 क्या है, Tier 2 क्या है. सो जो Tier 1 है दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी थ्रू अ मीडिएटर सप्लाई कर रही है. सो ZF इज अ Tier 1 सप्लायर टू द कंपनी, एंड ZF की वजह से कंपनी को काफी बड़े ऑर्डर्स आए. ZF ने काफी सारा रोल प्ले किया है कंपनी के ग्रोथ में, एंड विल अंडरस्टैंड नाउ कि ZF का क्या रोल है RSL के ग्रोथ में. सो ZF जो है दैट इज अ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर फॉर द OEMs, एंड इनके अराउंड 4 क्लासेस होते हैं सप्लायर्स के. सो द मोस्ट प्रिफर्ड जो सप्लायर होता है दैट इज द स्ट्रेटेजिक सप्लायर, एंड वी एस्टिमेट जो RSL है दैट इज द स्ट्रेटेजिक सप्लायर. इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट प्रिफरेंस है ऑर्डर्स का वो RSL को मिलेगा. सो जो ZF है उसके काफी सारे रेपुटेड क्लाइंट्स है, दैट इज BMW, KTM, Porsche, एंड काफी सारे ऑर्डर्स जो RSL को ZF की तरफ से आए हैं. सो ZF ने ऑल्सो इंडिया में काफी सारा फोकस बढ़ाया है. करंटली दे वर आउटसोर्सिंग अराउंड 300 million फ्रॉम इंडिया, एंड इन 2030 दे आर प्लानिंग टू आउटसोर्स 3 billion फ्रॉम द इंडिया. एंड जो रिसेंट ऑर्डर्स है कंपनी को ZF से जो मिले दैट इज ट्रांसमिशन सब असेंबली फॉर एप्रिया इटली, विच इज अ 660cc मोटरसाइकिल, एंड स्टीयरिंग शाफ्ट फॉर Porsche, ट्रांसमिशन सब असेंबली फॉर 400cc इटालियन बाइक मेकर. अब तक हमने ये डिस्कस किया कि कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट्स है, कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स का वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अभी हम देखते हैं कि कंपनी के प्लांट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, और उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कैपेक्स किया है और आगे जाके क्या कैपेक्स का गाइडेंस दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करते रहे. यस. तो कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक गजराला में और एक नोएडा में. तो नोएडा में जो है दैट इज वेरी स्मॉल फैक्ट्री, एंड इट ओनली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5% ऑफ द रेवेन्यू. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली यामा के पार्ट्स के लिए प्रोडक्शन होता है. बट जो कंपनी का मेन फैसिलिटी है दैट इज द गजराला प्लांट, एंड इसमें अराउंड 4 यूनिट्स अलग अलग है. दैट इज चेतक प्लांट विच इज यूज फॉर मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट. यहाँ पे लाइक 3-wheelers एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रोडक्शन होता है. एंड जो कंपनी का तेजस प्लांट है दैट इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर द 2-wheelers एक्सपोर्ट. एंड जो उनका ओजस प्लांट है वो 2021 में रेडी हुआ था, एंड यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो सिर्फ ZF के ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए है. एंड इसका जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज अराउंड 95%, बट कंपनी के जो ऑर्डर्स है दैट इज अराउंड 120% ऑफ इट. सो वी कैन एक्सपेक्ट सम ब्राउनफील्ड कैपेक्स इन द कमिंग ईयर्स. ऑल्सो कंपनी का जो शक्ति प्लांट है दैट इज रिलेटिवली न्यूअर प्लांट, एंड इसका जो प्रोडक्शन है वो जस्ट जून मंथ में शुरू हुआ है. एंड इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है करंटली सिर्फ 35% है, बिकॉज इट इज अ न्यू प्लांट, बट ओवर द ईयर्स इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी बढ़ेगा. एंड ऑल्सो यू विल सी कंपनी का लेफ्ट हैंड साइड में लैंड है दैट कैन बी यूज फॉर ग्रीनफील्ड कैपेक्स. एंड कंपनी काफी सारा एनर्जी कंजम्पशन पे फोकस करता है. सो कंपनी का प्लान है कि FY 2024 तक उनको 60% ऑफ द एनर्जी है वो रिन्यूएबल पे करना है. करंटली यू विल ऑल्सो सी द सोलर पैनल्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. सो करंटली दे आर लाइक
5 to 10% of their electricity is saved through the solar panels, and जो इसमें 60% जो एनर्जी रहेगी that will be outsourced from another company. It will not completely from the solar panels. एंड इस इंडस्ट्री में काफी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एंड इनमें मार्जिन मेंटेन रखने के लिए कंपनी हैज टू शिफ्ट टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्योंकि रिसेंटली आप देखो तो एनर्जी जो कॉस्ट थी या जो पावर कॉस्ट थी या फ्यूल कॉस्ट थी ड्यू टू पैंडेमिक या उसके बाद इमीडिएटली जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, इसी वजह से जो पावर कॉस्ट थी वो बहुत वोलेटाइल हो गई थी. और ये इंडस्ट्री के लिए काफी मेजर जो कंपोनेंट है एक्सपेंसेस का वो पावर कॉस्ट का है. इसीलिए टू रिड्यूस दिस वोलेटिलिटी और द डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो फ्यूल्स है, दिस कंपनी शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल पावर, जैसे कि सोलर हो गया. उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनी ने क्या क्या कैपेक्स किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड आगे क्या कैपेक्स का गाइडेंस दिया है. सो कंपनी ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि इट विल डू अ कैपेक्स ऑफ 250 करोड़ ओवर 2026, मतलब कि 50 करोड़ पर ईयर. सो अभी तक के उसमें से कुछ कैपेक्स कंपनी कर चुकी है, एंड कंपनी जो इन्वेस्टमेंट इन कैपेक्स में दैट इज ओनली डन आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर्स, एज वी जस्ट सेड इन दिस वीडियो अर्लियर. एंड इसकी जो फंडिंग है वो इंटरनल अप्रूवल से रहेगी 25%, बट जो 75% रहेगी वो डेब्ट से रहेगी. तो ये जो बिजनेस है जनरली वो कैपेक्स ड्रिवन बिजनेस है. थोड़ा यहाँ पे ज्यादा कैपेक्स लगता है, कंटिन्यूअसली कंपनी ने आप देखोगे तो कैपेक्स किया है. इसके अलावा अनदर चैलेंज फॉर दिस कंपनी इज टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल. आगे जाके हम ये पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी को इन्वेंटरी काफी ज्यादा मेंटेन करनी होती है, और इसीलिए यदि आप देखो तो मेजरली ये जो कंपनी की डेट है प्रॉब्ली 50% से ज्यादा जो डेट है वो शॉर्ट टर्म की डेट है टू मैनेज या टू फंड दैट इन्वेंटरी. उसके पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस क्या है. यस, सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ऑर्डर प्रोसेस है, ये काफी लेंथी प्रोसेस है. कंपनी को अराउंड 9 months लगते हैं एक मास प्रोडक्शन स्टेज तक लाने के लिए, एंड मास प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए इट जस्ट टेक्स 1 to 3 months. सो इसमें काफी सारी प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, प्रोसेस R&D होता है कस्टमर के साथ में, एंड काफी सारे अप्रूवल्स क्लियर करने पड़ते हैं उसके पहले. सो यहाँ पे ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. ऑल्सो कंपनी की जो 15% एम्प्लॉयज है दैट वर्क्स ऑन द प्रोसेस R&D इटसेल्फ. इसके बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी के कौन कौन से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है और उनके रेवेन्यूज कौन कौन से सेगमेंट से आते हैं, एंड हाउ वी कैन कंपेयर RACL वर्सेस देयर अदर कॉम्पिटिटर्स. यस, सो इसमें कंपैरिजन का प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज दे ऑल हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफिकली दे आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर डिफरेंट मॉडल्स. बट द क्लोजेस्ट कंपीटिटर इज द भारत गेयर्स. सो भारत गेयर्स वही कंपनी है दैट हैड अ जॉइंट वेंचर विद पिकअप एंड वाज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ RACL. सो इनके जो प्रोडक्ट्स है दैट इज ट्रांसमिशन गियर, शाफ्ट्स एंड अदर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स सच एज स्टीयरिंग गियर्स, रिंग कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पर प्रॉब्ली उनके प्रोडक्ट का जो मेन टाइप है वो सिमिलर हो सकता है, बट उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि एक्चुअल में एंड कस्टमर कैन बी डिफरेंट. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें उनके सेगमेंट मिक्स को देख के आ सकता है, क्योंकि भारत गैस का मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है वो इंडिया से ही आता है, कंपेरेटिवली RACL का जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आता है. इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारत गैस के रेवेन्यूज आते हैं वो मैक्सिमम रेवेन्यूज एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर से आते हैं या एज ए सेगमेंट से आते हैं, और RACL के मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आते हैं. और इसके अलावा RACL के काफी नीश क्लाइंट्स भी है, और इसीलिए RACL के जो मार्जिन है वो 21 to 25% के है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. और यदि आप यही कंपेयर करोगे भारत गियर से, तो भारत गियर्स के जो मार्जिन है वो काफी कम है कंपेयर टू RACL. और RACL की मार्जिन हाई होने का रीजन यही है कि RACL के मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स है और उनके जो कस्टमर्स है वो भी काफी नीश है, जैसे कि BMW हो गया या KTM हो गया या कुबोटा हो गया, जो उनको एक अच्छे मार्जिन दे रही है बिकॉज जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो भी काफी डिफरेंशिएटेड है. मे बी हम जब भी ओवरव्यू लेके दोनों कंपनीज का, तो प्रॉब्लम हमें जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो सिमिलर दिखाई दे सकते हैं, बट एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स हो गए वो काफी डिफरेंशिएट हो सकते हैं बिटवीन दीज टू कंपनीज. यस, ऑल्सो द टेक्नोलॉजी फैक्टर, RACL काफी सारा इन्वेस्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी में, बट वही अगर भारत गेयर देखेंगे दे आर नॉट इन्वेस्टिंग सच इन टेक्नोलॉजी. सो जो RACL का ग्रोथ है दैट इज अराउंड 21% CAGR इन रिसेंट 5 years, एंड वही अगर भारत गेयर्स का देखेंगे इट इज जस्ट 9%. सो द नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कैन बी सोना कॉमस्टार. सो सोना कॉमस्टार के प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, बट जो उनके अदर प्रोडक्ट्स है एंड जो उनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स है दैट आर सिमिलर टू द RACL प्रोडक्ट्स. सो कंपनी के जो EV प्रोडक्ट्स है दैट इज मैचिंग विद द सोना कॉमस्टार प्रोडक्ट्स, दैट इज पार्क गियर, EV रोटर शाफ्ट, EXL शाफ्ट,
एंड जो सोना कॉम्स्टार है उनका जो कोर कॉम्पिटेंसी है दैट इज इनटू द डिफरेंशियल गियर. सो डिफरेंशियल गियर इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसमिशन गियर्स एंड आरएसएल हैज नो प्लान टू गो इनटू द डिफरेंशियल्स बिकॉज डिफरेंशियल्स में जाने के लिए इट विल रिक्वायर अ वे डिफरेंट टेक्नोलॉजी. देन असेंबलीज बनाने के लिए इट विल टेक अ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन. एंड करंटली कंपनी का प्लान सिर्फ ट्रांसमिशन गियर्स एंड चेसिस कंपोनेंट्स पे. एंड कुछ अदर दो कंप्यूटर्स का बात करेंगे दैट कुड बी हाईटेक गियर्स एंड रोलेक्स रिंग्स बट दे आर नॉट द डायरेक्ट कंप्यूटर्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. आरएसएल गियरटेक 500 से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो यहाँ पर एग्जैक्ट कंपटीशन मिलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट ये जो कुछ कॉम्पिटिटर्स हमने डिस्कस किए उनके कुछ जो सेगमेंट्स है वो सिमिलर है कंपेयर टू आरएसएल. इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनीज के फाइनेंशियल्स कैसे है, उन्होंने उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे मैनेज किया है एंड टोटल कंपनी की डेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे रही, शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट एंड डेट टू इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद द रेवेन्यूज की कंपनी ने उनके जो रेवेन्यूज है वो कैसे ग्रो किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड मैनेजमेंट ने आगे जाके क्या गाइडेंस दिया है फॉर अपकमिंग 2 to 3 years. यस. सो रेवेन्यूज की अगर बात करें तो कंपनी का लास्ट ईयर का रेवेन्यू वाज 270 करोड़ एंड इस साल का रेवेन्यू इज मोर देन 350 करोड़. सो एंड जो गाइडेंस दिया है कंपनी ने ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years इट इज अराउंड 25 to 30% ग्रोथ इन द रेवेन्यूज एंड मैनेजमेंट हैज बीन वेरी कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ गिविंग द एस्टिमेशंस ऑफ इट. और इसके अलावा कंपनी ने गाइडेंस ये दिया है कि 2025 तक उनको 500 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो अचीव करना है. बट आई एम एक्सपेक्टिंग दे विल एक्सीड दिस गाइडेंस. और यदि आपको कंपनी को और मैनेजमेंट को और अच्छी तरीके से समझना है तो गुरशरण सिंह जो कंपनी के करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उन्होंने ये बोला था मैं एक्चुअली में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूँ बट आई एम द कस्टोडियन फॉर द इन्वेस्टर्स एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू डू द बेस्ट. So if you can read between the line, I think it is a very very strong statement to give for the shareholders and इससे ही काफी कॉन्फिडेंस बनता है कि मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या है या मैनेजमेंट कितना कंजर्वेटिव है गाइडेंस देने के लिए है एंड हाउ मच डेडिकेटेड दे आर टू क्रिएट द वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स. और हमें ऐसे ही मैनेजमेंट जो है उनको ढूंढना है एंड ऐसे ही बिजनेसेस को ढूंढना है सो दैट इन लॉन्ग टर्म वी कैन क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ. इसके बाद आप यहाँ पर उनके ऑपरेटिंग मार्जिन देख सकते हो और ये कंपनी के आप देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन काफी हाई है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देखोगे तो 20 to 25% के हैं. और यहाँ पर आप बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि उनके जो मार्जिन है ऑपरेटिंग मार्जिन या उनके ग्रॉस मार्जिन विच इज वेरी वेरी हाई. और ये जो कंपैरिजन ऑफ मार्जिन है ये देखिए वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि उनके जो प्रोडक्ट्स है दैट माइट बी वेरी नीश प्रोडक्ट. ये इसके अलावा उनके जो क्लाइंट्स है दैट एक्चुअली माइट हैव द वेरी हाई डिपेंडेंसी ऑन द कंपनीज लाइक आरएसएल, इसीलिए वो उनको उतने मार्जिन दे रहे हैं. इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना है, शॉर्ट टर्म डेट क्या है एंड लॉन्ग टर्म डेट क्या है एंड शॉर्ट टर्म डेट हाई होने का रीजन क्या है. यस. सो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का डेप्थ काफी इंक्रीज हुआ है एंड दिस कैन बी कंसर्निंग बट वी शुड ऑल्सो नो कि ये जो डेप्थ है ये कैपेक्स में लगा है एंड ये कैपेक्स तब हुआ है जब कंपनी को क्लाइंट से ऑर्डर रिसीव हुआ है. सो यहाँ पे कंपनी का शॉर्ट टर्म डेप्थ काफी बड़ा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई इन्वेंटरीज. विल ऑल्सो नो कि कंपनी का इन्वेंटरीज हाई क्यों है बट जो उनका डेप्थ टू इक्विटी है दैट इज मोर और लेस द सिमिलर, दैट इज नॉट इंक्रीज अ मच. सो ऑल्सो यहाँ पे इन्वेंटरीज उनका काफी हाई दिखेगा. दिस इज बिकॉज 2 फैक्टर्स. सो कंपनी को जो वोलेटिलिटी है स्टील प्राइजेस की वो फेस नहीं करना है एंड द सेकंड रीजन इज कि कंपनी जब शिप करती है तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रीच द पोर्ट्स एंड आफ्टर रीचिंग पोर्ट इट हैज टू रीच टू द कस्टमर्स. सो यहाँ पे गुजरात प्लांट से मुंद्रा पोर्ट तक जाने के लिए कंपनी को 15 से 20 दिन लग जाते हैं एंड उसके बाद कंपनी को एडिशनल 45 to 50 डेज लगते हैं. तो इन्वेंटरी या इन्वेंटरी डेज ज्यादा होने का रीजन यही है कि दोनों साइड से कंपनी को इन्वेंटरी रखना पड़ता है. एक हो गया उनके बेसिक रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा हाई SKUs है क्योंकि उनके जो टोटल प्रोडक्ट्स है वो 500 से ज्यादा है तो उसके रिलेटेड जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनको भी कंपनी को स्टोर करना पड़ता है. एंड सेकेंड रीजन जो है वो जो फिनिश गुड की इन्वेंटरी है यानी जो फिनिश गुड है वो जब तक क्लाइंट तक पहुंचता नहीं है तब तक आप देखोगे वो कंपनी के बुक्स में ही दिखता है और इसीलिए आप देखोगे तो उनका जो इन्वेंटरी है वो काफी स्ट्रेच है. इन्वेंटरी डेज जो है वो लगभग 300 के आसपास है और यही इन्वेंटरी को फंड करने के लिए कंपनी को शॉर्ट टर्म जो डेट है वो लेना पड़ता है एंड आई थिंक इट इज अ बिट नेगेटिव फॉर दिस कंपनी बट इट माइट बी नेचर ऑफ दिस बिजनेस. तो इसके बाद अभी हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे विच इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कंपनी. यस. सो अगर रिस्क की बात करें सो जो रॉ मटेरियल्स है दैट इज स्टील, निकेल एंड क्रोमियम, सो इनके प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से कंपनी के मार्जिन्स अफेक्ट होंगे एंड द अदर रिस्क इज कि कंपनी को काफी सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है चाइना एंड ताइवान से
And there is also transportation risk, there is currency risk. Although कंपनी के काफी सारे ऑर्डर्स जो है दैट इज करेंसी इंडेक्स्ड, दैट मीन्स जो फ्लक्चुएशंस है उनके लिए कंपनी को कंपेंसेट हो जाएगा, बट इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू गेट 100% हेज. सो कंपनी को कुछ लेवल पे रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं. एंड द अदर रिस्क कैन बी चेंजेस इन रेगुलेशन. ऑल्दो कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, but there can be some level of impact that company will face. And also the last risk is कि जो automobile industry that is cyclical, and if in future the downturn comes in the automobile industry, the suppliers of the industry will face the risk. राइट. सो ये वीडियो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया RSEL गियर टेक के बारे में. हमने देखा कि उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, उनके क्या क्या क्लाइंट्स है, उनको क्या क्या अलग अलग रिस्क फेस हो सकती है. इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के क्या इश्यूज है कंपनी में, कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना है, रेवेन्यूज कितना है, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है आगे जाके. तो ऐसे जो वीडियोस है वो क्रिएट करने के लिए हमें काफी समय लगता है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे. और ऐसे ही एनालिसिस हम काफी अलग अलग माइक्रो कैप्स के बारे में भी करते हैं. हम अलग अलग प्लांट्स को जाके विजिट करते हैं, उनके मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं. इसके अलावा हम उनके सप्लायर्स या कस्टमर्स या उनके एम्प्लॉयज के साथ में डिस्कशन करते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हम हमारे जो पोजीशन है वो अलग अलग माइक्रो कैप्स में बिल्ड करते हैं. इसके रिलेटेड काफी डिटेल जो रिसर्च रिपोर्ट्स है दैट आई हैव शेयर्ड विद माय माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स. इसके अलावा हम अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल साइज की जो कंपनीज होती है उनके मैनेजमेंट्स को वैल्यू इंडिकेटर के प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, जहां पर हम उनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, मैनेजमेंट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उनके बिजनेस मॉडल के रिलेटेड. सो दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, बिकॉज जनरली ये जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज होती है उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता, और इसीलिए हम स्कटल बट करते हैं, मैनेजमेंट को मिलते हैं ताकि आपको भी काफी क्लियरिटी मिल सके या आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ सके ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है. तो माइक्रो कैप क्लब में हमने काफी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में ऐसे ही डिटेल अंडरस्टैंडिंग शेयर की है. एंड हमारा माइक्रो कैप क्लब का जो पोर्टफोलियो है तो लगभग 55 to 60% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 11 मंथ्स में. तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो. डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू. और ऐसे ही डिटेल वीडियो अलग अलग कंपनीज के बारे में, स्मॉल एंड माइक्रो साइज के कंपनीज के बारे में वैल्यू एजुकेटर चैनल में मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा. तो जरूर ऐसे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इनको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि एक्चुअल इन्वेस्टर्स तक ये जो वीडियोस है वो पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही वैसा है, एंड सो दैट इन्वेस्टर्स को उनका डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है. तो ऐसे एक डिटेल वीडियो हर सैटरडे को मैं 11 o'clock को आपके साथ शेयर करता हूँ. तो डोंट मिस टू वॉच दिस वीडियो एवरी सैटरडे एट 11 o'clock.